नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, क्लास बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे थे कि कब नई क्लास आएगी। दोस्तों क्लास इसलिए लेट हो रही है क्योंकि मैं आपके लिए मॉक पेपर तैयार कर रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करा सकूँ। तो लगभग एग्ज़ाम से पहले आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम से पहले पहले तक हम लगभग 8 से 10 मॉक हम कर चुके होंगे और उसके साथ साथ हमारी क्लास भी चलते रहेंगे। दोस्तों सिर्फ मॉक बनाने की वजह से लेट हो पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद की भी पढ़ाई करनी होती है। तो आपके लिए जितना समय निकाल पाता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि करने की। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि जब आप मॉक पेपर को हम सब साथ डिस्कस करेंगे तो ये बात श्योर है कि आपको कंटेंट के साथ कोई भी मतलब मेरी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा कि भाई मैंने कंटेंट को कम लेवल का बनाने में कोई ऐसी मतलब हरकत की है। दोस्तों अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट आपके लिए कंटेंट बना सकूं। हमेशा से कोशिश रही है मेरी। पहले भी 30 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी 31वीं क्लास के साथ हम हाजिर हैं, क्लास 31। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हमने लिया आपका वाक्य योजक, मतलब आपका जो सेंटेंस हम कनेक्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और इसका हम आज जो सेट करने वाले हैं सेट नंबर 3 होने वाला है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं दोस्तों, फिर से माफ़ी चाहूँगा और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको जो बातें लिखनी है, जो भी कुछ बोलना, आप कमेंट कॉलम में बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगा, बस आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरी इच्छा है, यही मैं दुआ करूँगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज की करते हैं क्लास को करते हैं हम स्टार्ट और देखते हैं पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस में दिया क्या गया। सबसे पहले दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन शुरू करें, सिर्फ हिंदी के नहीं, आप जो भी क्वेश्चन शुरू करें। और बैंकिंग का तो एक रूल है, जो सबसे मेन रूल है कि आपको सबसे पहले जो दिशा निर्देश दिए होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, सबसे पहले आपको वही पढ़ना होता है। मैंने बहुत सारी गलतियां की, बस सिर्फ मैंने ऐसे ही देख लिया कि अच्छा जैसे मैं रीजनिंग की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो मैंने देख लिया कि भाई अच्छा पजल है, 8 बंदे बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से मैंने ये ध्यान नहीं किया कि वो टॉप टू बॉटम बैठे हैं या बॉटम टू टॉप बैठे हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेन एग्जाम में, मतलब कि जहां हमारा जो एग्जाम हॉल होता है वहां जाकर मुझसे ये मिस्टेक हुई है और मुझे बाद में जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तब मुझसे वो पजल बन नहीं पाई। तो दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप एग्जाम में बैठें, आप भले ही मॉक पेपर दें, आप भले ही वहाँ IBPS वाला एग्ज़ाम दें, दोस्तों एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको दिशा निर्देश पढ़ने होते हैं। उस चीज़ को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, मेंस के एग्ज़ाम में आपकी इंस्ट्रक्शंस ही सब कुछ होते हैं। अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला, तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही दोस्तों बता दूं कि आपको जो इंस्ट्रक्शन जो दिए होते हैं वही मेन होता है, वही मेन पार्ट होता है क्वेश्चन का। अगर आपने इंस्ट्रक्शन को समझ लिया तो आप आगे के क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत बिना उलझे हुए आप उनको बना पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम भी यहाँ पर दिशा निर्देश देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन, ठीक है, एक ये वाला कथन है और एक ये वाला कथन है, और 5 कनेक्टर दिए गए हैं, 5 योजक शब्द दिए गए हैं। दिए गए कनेक्टरों में से केवल एक का उपयोग दोनों कथनों को अर्थ बदले बिना, ठीक है, एक वाक्य में संयोजित करने के लिए किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं एक बात आपको और यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि ए के बाद बी आएगा। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पहले बी आएगा और उसके बाद ए आएगा और बीच में आपका जो है वो कनेक्टर ऐड हो सकता है। तो इस बात पर बिल्कुल, मतलब इस चीज़ को बिल्कुल ये मान के मत चलिएगा कि पहले आपने ए को रख दिया और साथ साथ आप बी को रख दिया, बीच में आपने अपने योजक शब्द को रख दिया। दोस्तों यही बात मेरे साथ एग्जाम में मुझसे ये गड़बड़ हुई थी कि उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ था। हालांकि ऐसा इंग्लिश के पेपर में हुआ था दोस्तों, हिंदी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बट मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि हम हमेशा एक स्टेप आगे बढ़कर चलें एग्जामिनर से, कि जहाँ तक उनकी सोच जा पाती है हम कहीं ना कहीं उस सोच से हम अपने आप को मैच कर पाएँ। अभी तक हिंदी में ऐसा नहीं हुआ, पर दोस्तों ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो मेरी हमेशा वही एक ही लाइन रहती है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अपना समय ले लीजिए और उसके बाद हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को भले ही पॉज कर लीजिए। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप
वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हाँ स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, बट हमेशा कोशिश कीजिए कि वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि उसमें आपका भला है दोस्तों, आपका ही फायदा है। मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा उसमें, लेकिन नुकसान आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज कर लीजिए और अपना समय ले लीजिए। दोस्तों ये बात जरूर होगी कि आपको हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट तरीके से मिलेगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट होंगी। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन अलग होगा, स्टेटमेंट अलग होगी, लेकिन उनको जोड़ना कैसे है, रियल एग्जाम्पल के साथ में आपको कनेक्ट कैसे करना है, सब चीज़ें आपको मैंने पहले भी कोशिश की है कि जो रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल है उनसे कनेक्ट कर पाऊँ, और अभी भी वही कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, हो सकता है आपने अटेम्प्ट कर लिया हो। चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि नीदरलैंड में परिवारों के औसत सालाना ऊर्जा बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1264 यूरो की बढ़ोतरी होने का अंदेशा है। यूरो दोस्तों, जिन सबको तो मोस्टली सबको पता होगा, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता, यूरो वहाँ की करेंसी है। जैसे इंडिया की रुपया है, वैसे वहाँ की यूरो है। वहाँ की सरकार ने सभी परिवारों के लिए सहायता उपायों का ऐलान किया है। ठीक है भाई, छोटा देश है। अब छोटा देश होने के साथ में अगर मान लो उनकी खर्चा ज़्यादा रहा, तो गवर्नमेंट ने उसको बोला कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे। ऐलान किया है कि इससे रिलेटेड कुछ उपाय किए जाएंगे। लेकिन वही काम अगर इंडिया में हो जाए तो भाई सरकार तो हाथ ही जोड़ जाएगी, भाई बस अपने से ना होगा। ठीक है, चलो ओके भाई, उन्होंने सहायता उपायों का ऐलान किया है। ठीक है, बी वाला देखिए, बी वाले में क्या लिखा गया। ऊर्जा पर आयद टैक्स में कटौती के साथ साथ, अच्छा जो ऊर्जा में जो उनका जो वे टैक्स लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उसमें कटौती करेंगे। साथ साथ ऊर्जा बिल पर लगने वाले करों में दी जाने वाली एक मुश्त रियायत में बढ़ोतरी जैसे उपाय शामिल हैं। कि मतलब कि भाई जो टैक्स में वो जो छूट दे रहे हैं, कि लोग जो टैक्स भर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स दे रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ये कर रही है कि उसमें जो रियायत हम देंगे, जो आपको सब्सिडी जो देंगे, उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। निम्न आय वाले परिवारों के लिए स्थानीय निकायों के जरिए 800 यूरो तक की अतिरिक्त सहायता का भी ऐलान किया गया है। कि भाई इलेक्ट्रिसिटी थी, उसका बिल बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार ने ऐलान किया कि भाई हम लोगों के लिए उसको, मतलब परिवारों की हम मदद करेंगे, जो गरीब परिवार हैं या जो सामान्य वर्ग है, जो जिन लोगों के द्वारा वो बिल भरा नहीं जा रहा, तो हम उसमें मदद करेंगे। अब दूसरे में क्या दिया कि वो मदद कैसे करेंगे, जो टैक्स है उसको कम करेंगे और जो सब्सिडी है उसको बढ़ाएंगे, और कुछ उसके अलावा कुछ अतिरिक्त सहायता का भी ऐलान किया है। अब दोस्तों एक बात का तो हमें यहां पता चल ही गया कि पहले तो आपका ए वाला वाक्य आएगा और उसके बाद ही बी वाला वाक्य आएगा। क्योंकि अगर हम बी को लिखें, अगर बी को हम पहले देखें कि भाई ऐसा किया, भाई कर से रियायत मिलेगी और फिर लोगों को सहायता मिलेगी, कहां के लोगों को मिलेगी नहीं पता। तो दोस्तों यही बात है कि कहां के लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, ये इसमें दिया ही नहीं है। तो यहां तो हमें यह पता चल गया कि पहले जो वाक्य आएगा वो ए आएगा और उसके बाद जो वाक्य आएगा वो बी आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात ये बताइए कि इसमें कनेक्टर कौन सा आ सकता है। चलो रख कर देखते हैं कि नीदरलैंड के परिवारों के औसत सालाना ऊर्जा बिल में 1264 यूरो की बढ़ोतरी होने का अंदेशा है। वहां की सरकार ने सभी परिवारों के लिए सहायता उपायों का ऐलान किया है। इसके साथ साथ ऊर्जा पर आयद टैक्स में कटौती के साथ साथ ऊर्जा बिल, साथ साथ दो बार क्या आ सकता है, आप खुद भी दोस्तों रख कर देखिए कि इसके साथ साथ ऊर्जा पर आयद टैक्स में कटौती के साथ साथ ऊर्जा बिल पर लगने वाले करों में। ठीक है भाई, वो तो ठीक है, लेकिन दो बार साथ साथ कुछ जम नहीं रहा है। चलो इसको थोड़ा सा डाउटफुल में रखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। फिर भी दोस्तों, फिर भी एक कहीं ना कहीं देखें तो ये कंपैरिजन वाला शब्द होता है कि भाई मैंने ऐसा किया फिर भी ऐसा हो गया। मैंने ऐसा किया कि भाई मैं वहां पर मतलब कि पहाड़ देखने गया था, लेकिन
मतलब मेरी कोशिश ये थी कि मैं बारिश से बच जाऊं, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि मैं बहुत तेज बारिश आ गई और मैं भीग गया, या फिर मैंने गूगल मैप ऑन किया हुआ था, मैं पहाड़ों में घूम रहा था, उसके होने के बावजूद या उस फिर भी मैं पहाड़ों में गुम हो गया। तो फिर भी की जो कंडीशन आती है दोस्तों, वो कंपैरिजन की आती है, और यहाँ कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब इसमें इस और नेक्स्ट वाले देखिए क्या लिखा हुआ कि वहां की सरकार ने सभी परिवारों के लिए सहायता उपायों का ऐलान किया है। इसमें ऊर्जा पर आयद टैक्स में कटौती के साथ साथ ऊर्जा बिल पर लगने वाले करों में दी जाने वाली एक मुश्त रियासत में बढ़ोतरी जैसे उपाय शामिल हैं। हाँ, ये हो सकता है। और नेक्स्ट वाला जो दिया आपका, इसके अलावा, अब दोस्तों इसके अलावा जब आ सकता था जब इनमें से एक हिस्सा आपका यहां पहले बताओ। चल ठीक है भाई, यहां तो इसने पहले वाले वाक्य में बोल दिया कि उपायों का ऐलान किया गया है। वे उपाय है क्या? अगर आपका एक उपाय यहां दिया होता कि भाई वो ये जो रियायत वाली बात है अगर यहां लिखी होती, और उसके बाद ये वाला कनेक्टर आता कि इसके अलावा ऊर्जा पर आयद टैक्स में जो कर है उसको घटाने का गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, तो इसीलिए इसके अलावा भी यहां नहीं आएगा। दोस्तों जो डाउटफुल वाली बात थी, डाउटफुल में से और इनमें से एक ही शब्द है जो बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से यहां पर आ सकता है, बहुत ही परफेक्टली आ सकता है, वो आपका आएगा इसमें कि नीदरलैंड के परिवारों में औसत सालाना ऊर्जा बिल में 1264 यूरो की बढ़ोतरी का होने का अंदेशा था। वहां की सरकार ने सभी परिवारों के लिए सहायता उपायों का ऐलान किया है। इस ऐलान में इसमें ऊर्जा पर आयद टैक्स में कटौती के साथ साथ ऊर्जा बिल पर लगने वाले करों में दी जाने वाली एक मुश्त रियायत में बढ़ोतरी जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, अगर दोस्तों इसके अलावा होता तो वो यहां पर आना था, आपका यहां आना था। इसके अलावा निम्न आय वाले, ऐसा आना था, अगर आ सकता था। ठीक है, निम्न आय वाले परिवारों के साथ के लिए स्थानीय निकायों के जरिए 800 यूरो की अतिरिक्त सहायता का भी ऐलान किया गया है। तो दोस्तों इनमें जो कनेक्टर जो आएगा, इसको इस शब्द से जोड़ने वाला और इसको इससे जोड़ने वाला, वो आएगा इनमें। और इनमें क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर मल्टीपल चीजें हैं। में अंक की बिंदी इसीलिए लगाई गई है दोस्तों, यहां पर इस बात का खासा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर मल्टीपल रियायत दी जाएगी कि करों में छूट दी जाएगी, 800 रुपये दिए जाएंगे, और उनमें जो कर है, टैक्स में कटौती होगी, और जो सब्सिडी है वो बढ़ाई जाएगी, और 800 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 3 मल्टीपल चीज़ें, इसीलिए वहाँ पर इनमें यहाँ पर अंक की बिंदी इसीलिए आई है क्योंकि मल्टीपल चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, समय ले लीजिए अपना। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद धीरे धीरे सामाजिक स्वीकार्यता मिलने लगी। जब LGBTQ के द्वारा बच्चों के लालन पालन में समानता के मामले में विधायी एवं न्यायिक कदम उठाए जाएंगे, तब समान लिंग के जोड़ों के साथ के द्वारा बच्चा गोद लेने को लेकर अंतर्निहित सामाजिक रूढ़ियों का मुकाबला भी धीरे धीरे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि कानून, अदालतें, बहस और चर्चा समाज पर गहरा असर डालती हैं। ठीक है, और सामाजिक बदलावों को नियंत्रित करती हैं। नवतेज सिंह जौहर फैसले से पहले, ये दोस्तों जज हैं नवतेज सिंह जौहर, फैसले के पहले ट्रांसजेंडर एवं समलैंगिकता को मान्यता देने को लेकर समाज में मिले जुले विचार थे। अब दोस्तों एक चीज आप देखिए कि इनमें से सबसे पहले तो वाक्य पहले कौन सा आएगा? अगर आपने ध्यान से, अगर मेरे साथ साथ में भी अगर आपने वाक्य को पढ़ा होगा तो आपको यहीं से पता लग गया होगा कि पहले कौन सा वाला वाक्य आएगा, बाद में कौन सा आएगा। दोस्तों सबसे इनमें जो पहले वाक्य है, क्योंकि यहां पर LGBTQ समुदाय की बात की है इन्होंने, लेकिन उस LGBTQ समुदाय में कौन कौन से जो जेंडर हैं, या कौन कौन सी जो आप क्या बोलेंगे इनको यार, इनको जेंडर ही बोल सकते हैं,
कि भाई इनमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं। वो कौन कौन से आएंगे, इसमें ट्रांसजेंडर आएंगे, इसमें समलैंगिकता वाले आएंगे, इसमें गे, बाइसेक्सुअल, बहुत सारी चीजें दोस्तों। तो इनमें लेस्बियन, गे, जो भी इनका जो है दोस्तों, इनमें ही इसके बाद ही LGBTQ समुदाय बनाया गया, या ये सब चीजें उसके अंदर आएंगी। तो यहां सबसे पहले जो डिटेल में हमें जो दिया गया है वो बी में दिया गया है। तो पहले वाक्य बी आएगा, फिर आपका वाक्य ए आएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसका कनेक्टर ढूंढना है कि इन दोनों को जो जोड़ने वाला जो शब्द है वो कौन सा है। अब पढ़िए, अब इसके हिसाब से पढ़ते हैं कि कानून, अदालतें, बहस और चर्चा समाज पर गहरा असर डालती हैं, बिल्कुल जायज़ बात है, और सामाजिक बदलावों को नियंत्रित करती हैं। नवतेज सिंह जौहर फैसले के पहले ट्रांसजेंडर एवं समलैंगिकता को मान्यता देने को लेकर समाज में मिले जुले विचार थे। ठीक है, वस्तुत अगर हम कनेक्टर पहले वाला रख कर देखें, वस्तुत इस ऐतिहासिक फैसले के बाद धीरे धीरे सामाजिक स्वीकार्यता मिलने लगी। वस्तुत क्या आ सकता है, चलो, लेकिन तो आएगा नहीं। हाँ, लेकिन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन की ही बात हो रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपैरिजन दिखाया गया कि लोगों के पहले मिले जुले विचार थे, मतलब लोग इन लोगों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से दोस्तों हमारे देश में ना सबसे बड़ी बात यह है, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि लोग ना भले ही हमारे कोर्ट का जो फैसला है वो भले ही लेट आता है, भले ही उसमें आने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को, हमारे देश के लोगों को हमारी न्यायपालिका पर भरोसा है। क्योंकि जब भी कुछ काम होता है तो लोग उन्हें एक ही बात बोलते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। ऐसा होता है दोस्तों। तो जो हमारे यहाँ जो जजेज जो हैं वो भले ही आपके हाई कोर्ट के जज हैं, भले ही आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या लोअर कोर्ट के जज हैं, दोस्तों लोग उनके फैसले पर कहीं ना कहीं विचार जरूर करते हैं। जो आम, जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, और ऐसे मुद्दों पर, पर्सनल मुद्दों पर नहीं, ऐसे मुद्दों पर जो जिन मुद्दों का भाई समाज पर खासा असर पड़ने वाला है या पड़ेगा या ऑलरेडी पड़ता आ रहा है, तो ऐसे मुद्दों पर लोग खासा ध्यान देते हैं जज सर, मतलब जज साहब की बात को। तो ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो नवतेज सिंह जो जौहर जो जज थे, उन्होंने जो फैसला दिया कि उन्होंने ये जो ट्रांसजेंडर और समलैंगिकता की इनको मान्यता दी, तो इस पर लोगों के मिले जुले विचार थे। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के बाद धीरे धीरे सामाजिक स्वीकार्यता मिलने लगी। लेकिन में दोस्तों ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है लेकिन के साथ में, और नेक्स्ट वाला देखेंगे इसके साथ तो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाएगा, अन्यथा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो दो चीज़ों को साथ नहीं जोड़ रहा, वो कंपैरिजन करके दिखा रहा है कि पहले ऐसा था अब ऐसा है। इसीलिए तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन आएगा बी ही आएगा कि पहले ऐसा था लेकिन अब धीरे धीरे उसको स्वीकार्यता मिलने लगी है। जब LGBTQ+ के द्वारा बच्चों के लालन पालन में समानता के मामले में विधायी एवं न्यायिक कदम उठाए जाएंगे, तब समान लिंग के जोड़ों के द्वारा बच्चा गोद लेने को लेकर अंतर्निहित सामाजिक रूढ़ियों का या रूढ़िवादिताओं का भी मुकाबला धीरे धीरे किया जा सकता है। भाई पहले कुछ सोच और थी, अब लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है इन लोगों को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। वीडियो लंबी इसीलिए हो जाती है, मेरी कोशिश रहती है कि जितना मैं इस लाइन को पढ़कर समझ पाया हूँ, मतलब तो मैं कोशिश करता हूँ कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में आपको भी उस थीम से जोड़ सकूं। दोस्तों यही आपकी एनालिटिकल हिंदी है। और हमारी तो हिंदी कुछ भी नहीं आती। अगर आप CSAT का अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे, कोई पेपर आप उठाकर देखिए, तो वहाँ पर दोस्तों जो वो लॉजिकल हिंदी या कह सकते हैं या लॉजिकल रीजनिंग टाइप बोल सकते हैं, कि वहाँ पर जिन लॉजिकल शब्दों का जो प्रयोग किया होता है दोस्तों, बहुत ही मतलब हाई लेवल का होता है, उच्च लेवल का होता है, कि आप वहाँ सोच ही नहीं पाते हैं कि जो राइटर है वो इस तरह से बात को घुमाना चाह रहा है। ठीक है, पढ़िए दोस्तों, पढ़िए, इसे टाइम ले लीजिए अपना। कोशिश की होगी दोस्तों आपने। चलिए पढ़ते हैं कि दक्षिण एशिया प्रेस, साउथ एशिया प्रेस की हालिया रिपोर्ट में
पाकिस्तान की जालसाजी उजागर हुई है। अरे ये तो हमेशा से ही करता रहा है पाकिस्तान जालसाजी, इसकी क्या अलग से थोड़ी हुई है अभी तक, क्योंकि ये देश बना ही इस चीज़ के लिए दोस्तों। पाकिस्तान का दोस्तों हमेशा यही रहता है कि मतलब उसने हमेशा हमेशा अपने दोस्तों के पीठ में खंजर घोंपा, हमेशा हमेशा हाथ फैलाए रहता है, कटोरा हाथ में उठाए रहता है कि भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, पैसा दे दो, पैसा पैसा पैसा। दोस्तों पाकिस्तान का हमेशा एक ही रवैया रहा है कि हम, और ऐसी बात नहीं है दोस्तों हमारे देश ने पाकिस्तान की मदद नहीं की है। हर एक मुद्दों पर, हर एक मामले में, बहुत सारे मामलों में हमने पाकिस्तान की मदद की है। जब पाकिस्तान में कोई आर्थिक संकट आया, जब दोस्तों कोई प्राकृतिक आपदा आई, हमेशा हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी उस देश ने, वो उस मक्कार देश ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा। हमेशा उसकी हमेशा कोशिश रही है कि हमसे ही पैसा लेकर हमारे जवानों पर उन्हीं पैसों की गोलियां दागता है, उन्हीं पैसों से हमला कराता है हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के जवानों पे। दोस्तों ये बात हमारे लिए कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। फिर भी हम जगह जगह, हर जगह, यूएन में, मतलब किसी भी विदेश मंच पर दोस्तों हम पाकिस्तान की जालसाजी को उजागर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये भारत है। अगर ये अपने दुश्मनों को अगर माफ़ करता है, अगर बड़ा काम होने के बाद माफ़ कर देता है तो दोस्तों, मतलब अगर छोटी मोटी हरकत में माफ़ कर देता है तो बड़ी, अगर उसने कोई हरकत की तो ये देश इमोशन से भरा हुआ देश है, अपनी मिट्टी के लिए जान देने वाला देश है दोस्तों। घर में घुसकर मारता है, वो मूवी वाली बात है ना, घर में घुसकर, वो वाली बात। ठीक है, पाकिस्तान की जालसाजी उजागर हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एटीएफ के दबाव में पाकिस्तान को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर, ऑपरेशन कमांडर साजिद मीर के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे अब तक वह मृत बताता रहा है। ये दोस्तों एफटीएफ है। एफटीएफ की जो होता है ना, आपकी एफटीएफ की ग्रे लिस्ट, हमेशा जब भी इसकी मीटिंग होती है तो हमेशा हर कोई, मतलब हमारा कंट्री का लोग वेट करता है कि पाकिस्तान को कैसे न कैसे करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान का वही है कि भाई हमेशा उसका दोहरा चेहरा रहा है, और यहाँ भी उसी के बताया कि साजिद मीर को हमेशा पाकिस्तान बताता रहा कि भाई उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी फिर वो फिर जिंदा मिला है और उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी है। ठीक है, एफटीएफ एलपीजी मूल्यांकन तंत्र के तहत यह रेटिंग बताती है कि किसी देश की कार्रवाई किस हद तक प्रभावी रही है। मूल्यांकन जो है वो 11 लक्ष्यों के आधार पर किया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग जिसे टेरर फंडिंग बोलते हैं, के खिलाफ प्रमुख कार्रवाई थे। एपीजी ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकी फंडिंग पर अंकुश समेत 10 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में पाकिस्तान का प्रदर्शन घटिया रहा है और इसी की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। अब दोस्तों, अब ये चीजें मैंने कोई पहले से तो पढ़ी नहीं, बस लाइनों को पढ़कर यही लॉजिक होता है, इसी को लॉजिकल हिंदी बोलते हैं, इसी को लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं कि इसका अगर प्रदर्शन घटिया रहा है और यहाँ पर एफएटीएफ की बात चल रही है और हम पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, तो इससे आगे लाइन क्या आ सकती है? यही तो आ सकती है कि इन सब को लक्ष्यों को हासिल करने में पाकिस्तान का जो प्रदर्शन है वो घटिया रहा है और इसी घटिया प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान अब भी आपका जो ग्रे लिस्ट है उसी के अंदर रहा है। अब दोस्तों यहां पर कनेक्टर देखिए कौन सा आएगा, योजक शब्द देखिए, ये तो हमें पहले पता चल गया कि ए तो पहले ही आएगा। अब दोस्तों अगर अब भी आपको पता नहीं चला तो दोबारा से वाक्य को पढ़िए, वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और वाक्य को दोबारा से पढ़िए। आगे आप जब बाद में बढ़िए, जब पहले आप इनको पढ़कर ये समझ सके कि ए वाला पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा। बहुत सारे दोस्तों, मैक्सिमम दोस्तों को जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं उनको ये बात समझ आ गई होगी कि ए वाला पहले आएगा और बी वाला बाद में आएगा। अब दोस्तों योजक शब्द देखते हैं कौन सा आएगा, जिसे अब तक वह मृत बताता रहा, बल्कि एफएटीएफ एपीजी मूल्यांकन तंत्र के तहत ये रेटिंग बताती है। अच्छा, बल्कि तो नहीं, क्योंकि ये बताती है किसी देश किस हद तक प्रभावी रहा है। अच्छा, क्योंकि एफएटीएफ मूल्यांकन तंत्र के तहत यह रेटिंग बताती है कि किस देश की कार्रवाई किस हद तक प्रभावी रही है, क्योंकि या जबकि या ज्ञात हो कि, जबकि या ज्ञात हो या मालूम हो कि
यह रेटिंग हमें यह बताती है कि जो ये रेटिंग है हमें यह बताती है कि किन देशों के ने मतलब इनमें 11 लक्ष्यों के आधार पर इसमें किया गया था। ठीक है, क्या आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जबकि और ज्ञात हो कि, जहां तक दोस्तों मुझे जो लग रहा है ना वो डी वाला ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहां पर ये इसलिए बता रहा है कि भाई अब तक मृत बताता रहा है, ज्ञात हो कि एफएटीएफ एपीजी मूल्यांकन तंत्र के तहत यह रेटिंग बताती है। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफएटीएफ की जो लिस्ट है, वो जो ये जो उनकी जो रेटिंग वो जो निर्धारित करते हैं, वो रेटिंग क्या बताती है कि किस देश की कार्रवाई किस हद तक प्रभावी रही है, वो रेटिंग ये बताती है। जबकि रेटिंग ये बताती है नहीं, क्योंकि रेटिंग ये बताती है ये भी नहीं आएगा। क्यों दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो आपके डी वाले ऑप्शन की ही है और यही आएगा। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, समय ले लीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए पढ़ते हैं कि जब खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एक ही तरह के भोजन एवं पोषण की बात की जाती है तो दोनों के बीच के अंतर की लकीर धुंधली हो जाती है। संयोग से सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ढांचा एसडीजी 2 के तहत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की बात करता है। एसडीजी 3 के तहत स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात होती है। हालांकि यह भोजन का पोषक तत्व है जो एसडीजी 3 के अटूट रूप से जुड़ा हुआ, उससे अटूट रूप से जुड़ा हुआ। ऐसे में यह साबित करता है कि केवल भोजन की मात्रा खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। ए वाला दोस्तों पहले आएगा, बी वाला बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एसडीजी 2 की बात पहले कर रहा है, 3 की बात बाद में कर रहा है, इसीलिए ए वाला पहले और उसके बाद आएगा आपका बी। अब दोस्तों देखते हैं कि योजक शब्द जो आएगा वो आपका क्या आएगा। संयोग से सतत विकास लक्ष्य ढांचा एसडीजी 2 के तहत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की बात करता है। बावजूद इसके एसडीजी 3 के तहत स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात होती है। बावजूद इसके ताकि तो नहीं आएगा कि ताकि एसडीजी 3 पर बात होती है, चूंकि इसलिए एसडीजी 3 के तहत स्वास्थ्य पर प्रभाव की, हाँ इसलिए आ सकता है दोस्तों आपका, क्योंकि यहां पर यह कह रहा है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा की बात करता है, इसलिए अब दोस्तों जब जो खाना होगा, जिस तरह हमारा पोषण होगा, हमारा खाद्यान्न जो होंगे उसके हिसाब से ही तो दोस्तों हमारा स्वास्थ्य रहेगा ना। तो इसीलिए एसडीजी 3 के तहत स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात होती है, क्योंकि इससे पहले जस्ट 2 में खाद्य एवं पोषण की बात की गई, इसलिए जो एसडीजी जो 3 है उसके तहत स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की बात होती है। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसी होए शरीर और वैसे ही होए हमारी बुद्धि। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आपको यहीं से पता लगना चाहिए था कि जब खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है और वहां पर 2 की बात हो रही है, यहाँ 3 की बात हो रही है, खाद्य सुरक्षा के बाद जो पड़ने वाला प्रभाव है उसके बारे में नेक्स्ट वाले में बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड यहां एक ही शब्द था, वो था इसलिए। ठीक है, इसके बावजूद वाली बात होती है दोस्तों जहां कंपैरिजन की पहले यहां पर अगर कुछ यहां पर दोस्तों मतलब कोई सही वाली बात दी होती, पहले गलत वाली बात दी होती, देन उसके बाद में बावजूद आ सकता था, लेकिन ये आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंपैरिजन वाली बात होती बावजूद में, कि भाई मैंने ऐसा किया बावजूद इसके फिर भी ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां एक ही शब्द था। नेक्स्ट वाला देखिए, आपने कोशिश की होगी दोस्तों। चलिए देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और शाहबाज के साथ भारतीय पीएम मोदी का मंच साझा करना काफ़ी अहम है। कूटनीतिक दृष्टि से इसके बड़े मायने हैं, खासकर
भारतीय विदेश नीति के लिहाज से यह बहुत उपयोगी। दोस्तों अब ये वाली स्टेटमेंट मतलब ऐसा कह लीजिए बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म स्टेटमेंट है, एकदम ताज़ा है, एकदम भाप फूट रही है ऐसी स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। कहाँ गए, शायद व्लादिवोस्तोक, पता नहीं, रूस गए, सॉरी कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान गए, कहाँ गए दोस्तों, मुझे करंट का ध्यान नहीं है इतना। आप बोलेंगे कि आपको यही नहीं पता है। पीएम मोदी की जो मीटिंग है वो कहाँ है अभी हाल फिलहाल में दोस्तों? मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो कजाकिस्तान में ही है। तजाकिस्तान है, पता नहीं, तजाकिस्तान है शायद। लोगों दोस्तों मैं आपको कंफर्म करके बता ही देता हूँ, नहीं तो आप ये बोलेंगे कि खुद को पता नहीं है और हमें बताने चले। उज्बेकिस्तान, सॉरी दोस्तों, हाँ मैं कंफ्यूज था, उज्बेकिस्तान, हाँ उज्बेकिस्तान, तो ये उसी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट वाले देखिए, फिर भारत ने यह दिखा दिया है कि उसकी विदेश नीति के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो बोलते हैं हम वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि यह भारत की तटस्थ विदेश नीति की ताकत है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत ने अपने तटस्थ विदेश नीति के बल पर अपने हितों को साधा है और पूरी दुनिया से इसका लोहा मनवाया है। बिल्कुल, अब दोस्तों यहां ये देखिए कि ए वाला पहले आएगा या बी वाला पहले आएगा। बताइए दोस्तों, बताओ कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा। इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं कि ए पहले आएगा बी। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और शाहबाज के द्वारा भारतीय पीएम मोदी का मंच साझा करना काफी अहम है। कूटनीतिक दृष्टि से इसके बड़े मायने हैं, खासकर भारतीय विदेश नीति के लिहाज से यह बहुत उपयोगी है। इसके अलावा या लिहाजा भारत ने यह दिखा दिया है कि हाँ, ए वाला पहले ही आएगा दोस्तों। आपका जो ए वाला है वो पहले ही आएगा अगर कनेक्टर के हिसाब से देखें। अगर हम लिहाजा अगर रखें तो लिहाजा भारत ने फिर भी ऐसा कर दिखाया नहीं। इसके अलावा फिर भारत ने यह कर दिखाया नहीं। एवं का नहीं, एक बार फिर भारत ने यह कर दिखाया। हाँ, एक बार आ सकता है दोस्तों आपका कि भारत की विदेश नीति लिहाज से हमेशा, और विदेश नीति के अंदर क्या क्या हुए। हाँ बिल्कुल, ये तो हमें पहले पता चल गया कि ए वाला पहले आएगा और विदेश नीति के तहत क्या क्या कार्य हुए वो बी वाले में बताया गया। अब कनेक्टर क्या आएगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शाहबाज के साथ भारतीय पीएम के मोदी का साझा मंच करना काफी अहम है। कूटनीतिक दृष्टि से इसके बड़े मायने हैं, खासकर भारतीय विदेश नीति के लिहाज से यह बहुत उपयोगी है। एक बार फिर भारत ने यह कर दिखाया है कि उसकी विदेश नीति के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल, हाँ ठीक है, यही आएगा दोस्तों। आपका एक ही शब्द आएगा, एवं शब्द नहीं आ सकता था कि एवं फिर भी भारत ने यह कर दिखाया नहीं, कोई सेंस ही नहीं बन रही थी। इसके अलावा फिर भारत ने यह कर दिखाया, किसके अलावा, कुछ ऐसा पहले काम नहीं हुआ था ना, इसीलिए लिहाजा शब्द भी नहीं आएगा। शब्द एक ही आएगा दोस्तों आपका, एक बार, कि एक बार फिर भारत ने यह कर दिखाया कि उसकी विदेश नीति के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भारत की तटस्थ विदेश नीति की ताकत है कि ऐसे कई मौके आए जब भारत ने अपनी तटस्थ विदेश नीति के बल पर अपने हितों को साधा है, अपने हितों को पूरा किया है, अपने हितों पर ध्यान दिया है। अपने जो हमारे जो तटीय जो हमारे तटस्थ जो देश हैं उनके साथ साथ हमने अपने हितों को भी साधा है और पूरी दुनिया में अपनी विदेश नीति का हमने लोहा मनवाया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं दोस्तों। जब देश की बात आ जाती है ना, मैं थोड़ा सा उग्र हो जाता हूं, क्योंकि मैंने एक कहीं कुछ सुना था कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जब देश ने हमें इतनी इज्जत दी है, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया है कि जब हमारे देश का कोई नागरिक बाहर जाता है तो गर्व से ये बोलता है कि यस आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। अच्छा लगता है दोस्तों। पढ़िए दोस्तों, पढ़िए, इसमें थोड़े से वाक्य बड़े कर दिए गए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि दोस्तों आप बड़े वाक्य को देखकर घबराएं ना। आई होप कोशिश की होगी आपने। चलो पढ़ते हैं कि तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण और कई सारी वैश्विक चुनौतियों व संकटों का सामना कर रही
21वीं सदी की इस दुनिया में वैश्विक गवर्नेंस के लिए पर्याप्त प्रणालियों का अभाव है। ठीक है, इन चुनौतियां एवं संकटों में से जो तीन सबसे साफ जो अभाव जो नजर आते हैं वो क्या हैं? अस्तित्व के लिए खतरा बना जलवायु परिवर्तन संकट, सबसे मेन बात यही होती जा रही है। एक साथ आ रही महामारियां, अभी जैसे देख लिए कोविड आया, फिर कोविड के वेरिएंट आए, एक और वेरिएंट आया, एक और वेरिएंट आया, उसके साथ में और कुछ आ गया। अभी आजकल हमारी जो गौ माताएं हैं उनके अंदर बीमारियां हो रही है। तो एक साथ बहुत सारी महामारियों का आना, जरूरी नहीं कि वो मानव सभ्यता पर ही आक्रमण करे दोस्तों, वो जानवरों पर भी उसका प्रकोप हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन का बार बार उल्लंघन अलग अलग देशों द्वारा किया जाना। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला देखें कि उन्नत एवं उदीयमान देशों में बढ़ते संकुचित राष्ट्रवाद। अब दोस्तों उदीयमान का अर्थ बहुत सारे दोस्त समझ नहीं पाए होंगे, इसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी। उन्नत होता दोस्तों आपका डेवलप्ड कंट्री और उदीयमान होता आपका डेवलपिंग कंट्री और ये आपका डेवलप्ड कंट्री। ये दोस्तों अब देखिए कि कितनी अच्छी हिंदी का प्रयोग किया गया है। उन्नत एवं उदीयमान देशों के बढ़ते संकुचित राष्ट्रवाद ने इन्हें और गंभीर बनाया है, जो संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रमुख अधिकारियों को कमजोर कर रहा है। कई मौजूदा व उभरते संकटों एवं परराष्ट्रीय चुनौतियों से तालमेल बिठाकर काम करने वाली प्रभावी वैश्विक एवं क्षेत्रीय गवर्नेंस प्रणालियों द्वारा ही गंभीर ढंग से निपटा जा सकता है। ऐसी प्रणालियों की गैर मौजूदगी में दुनिया के सामने कोई आसान हाल नहीं रह जाता। अब दोस्तों कनेक्टर पर आ जाइए कि ये वो हैं, क्या बोलते हैं, जो हमें संकट है वो क्या है, अभाव क्या है। ये अभाव दिए गए हैं। थोड़े दिन पहले ही उन्नत व उदीयमान देशों में संकुच गंभीर बनाया नहीं, क्या अभी थोड़ी गंभीर बना, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। हाल के वर्षों में उन्नत व उदीयमान देशों में बढ़ते संकुचित राष्ट्रवाद ने इन्हें और गंभीर बनाया है। हाँ, ये हो सकता है आपका। फिर भी उन्नत नहीं, फिर भी तो वही थोड़ी बहुत कंपैरिजन वाली बात आ जाती है। यहां तक कि उन्नत व उदीयमान देशों में बढ़ते संकुचित राष्ट्रवाद ने इन्हें और गंभीर बनाया नहीं, यहां तक कि थोड़ी आएगा, यहां तक कि यहां जो आपका दोस्तों कनेक्टर एक ही जो मुझे सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी लग रही है वो वाक्य के हिसाब से यही आ सकता है। एक बार देखो वाक्य को पढ़ते हैं कि तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण और कई सारी वैश्विक चुनौतियों व संकटों का सामना कर रही हमारी 21वीं सदी की इस दुनिया में वैश्विक गवर्नेंस के लिए पर्याप्त प्रणालियों का अभाव है। इन चुनौतियों व संकटों में से जो तीन जो सबसे साफ नजर आते हैं वो क्या है? अस्तित्व के लिए खतरा बना जलवायु संकट, जलवायु परिवर्तन संकट व एक साथ आ रही महामारियां और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन का बार बार उल्लंघन। हाल के वर्षों में उन्नत व उदीयमान देशों में बढ़ते संकुचित राष्ट्रवाद ने इन्हें और गंभीर बना दिया है। कि हालांकि पहले से यह गंभीर चीज थी, लेकिन हाल के वर्षों में इनके जो घटता हुआ जो राष्ट्रवाद है, जो संकुचित सिकुड़ता हुआ जो राष्ट्रवाद है, उन्होंने इस चीज को और गंभीर बना दिया है। इसीलिए दोस्तों यहां पर आपका हाल ही के वर्षों में आया, क्योंकि एक दूसरे देश के बढ़ते उनकी आक्रामकता, जैसे अमेरिका चीन की जापान के प्रति, नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया के प्रति, भारत की पाकिस्तान के प्रति, चीन की भारत के प्रति, अर्मेनिया की अजरबैजान के प्रति, रूस की यूक्रेन के प्रति, ऐसे दोस्तों देशों में बहुत ही जो टकराव वाली जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा होती आ रही है और पिछले कुछ सालों में ऐसा ज़्यादा हुआ है। इसीलिए यहाँ जो कनेक्टर शब्द है वो यही लिखा गया कि हाल के वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। मेरा आपके साथ डिस्कस करने का तरीका कैसा है दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं कि मुझे सुधार क्या करना चाहिए और एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
दोस्तों कमेंट कॉलम में मुझे जरूर बताया करो, मुझे हमेशा आपके अच्छे अच्छे कमेंट का इंतजार रहता है, बट आप कमेंट करते ही नहीं हो, वीडियो देखकर आप निकल लेते हो। गलत बात है दोस्तों, गलत बात, बहुत गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। कोई आप जैसा ही दोस्त है, मैं कोई सिलेक्टेड पर्सन नहीं हूँ दोस्तों, या मैं बहुत अच्छे पद पर नहीं हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ। बस कोशिश करता हूँ कि जितना मैंने सीख पाया हूँ अभी तक, पिछले कुछ सालों में जितना मैं सीख पाया हूँ, वही कोशिश करता हूँ कि जो मैंने वहाँ से सीखा वो आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। भले ही उसको किसी तरह मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कितना ही करना पड़े, मैं दोस्तों फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ अपनी जो नॉलेज है उसको मैं साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं, ताकि उसमें मेरा तो फ़ायदा हो ही हो। मेरा तो फ़ायदा यही दोस्तों कि मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा आपको, लेकिन आप मेन बात आपकी है कि आप उसे बहुत अच्छे से और ज़्यादा तरीके से समझ पाओगे। पढ़िए दोस्तों, आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए पढ़ते हैं कि आज़ादी के बाद विशेषकर 1990 की शुरुआत में हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय विकास की गाथा इसी वर्गीकरण में आती है। आर्थिक उन्नति से बड़े पूंजीगत व्यय के माध्यम से नई पूंजी का निर्माण हुआ, इसी वर्गीकरण के अंदर आती है दोस्तों। अगर इसी वर्गीकरण की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ए वाला वाक्य बाद में आएगा। चलो एक बार बी वाला पढ़ते हैं कि समाज को आजीविका और इकोसिस्टम सेवाओं में होने वाले नुकसान वहन करने पड़ते हैं, ठीक है। उसकी कीमत लंबे समय तक होने वाले आर्थिक लाभ से ज़्यादा भारी होती है, बिल्कुल। लंबे समय तक किए गए इस तरह के निवेश की फलोत्पादकता पर अधिक व्यापक विश्लेषण के माध्यम से दिखाई देने वाला नकारात्मक लाभ लागत अंतर ऐसे निवेश पर सवालिया निशान लगा देता है। क्या आएगा दोस्तों? ये तो भाई बहुत ही उच्च लेवल का है, मतलब अच्छे लेवल का है कि यहाँ पर मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि ये पहले आएगा, बी पहले आएगा। आज़ादी के बाद विशेषतः 1990 की शुरुआत में ही ये बात तो है कि दोस्तों, अगर जहाँ सन की जो बात हो रही है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर साल की बात हो रही है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि वो पहले ही आए, कि पहले हम पास्ट की बात करेंगे और फिर हाल फिलहाल में हो रही घटनाओं की बात करेंगे। कि आज़ादी के बाद से विशेषतः 1990 की शुरुआत में हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद से भारतीय विकास की गाथा इसी वर्गीकरण में आती है। आर्थिक उन्नति में बड़े पूंजीगत व्यय के माध्यम से नई पूंजी का निर्माण हुआ है। हाँ बिल्कुल, ए ही आपका पहले आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि जो आर्थिक जो उद्योग धंधे थे, उसको क्या बोलते थे, हमारे देश में आई थी ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण की जो नीति थी। हाँ, आर्थिक उदारीकरण, ये यहाँ पर शब्द दिया गया। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? कारखाने खुले क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिला, लोगों की जो प्रति व्यक्ति दर है वो बढ़ी, लोगों का खर्च करने का तरीका बढ़ गया, और देश, अगर लोगों जब लोग खर्च करेंगे तो दोस्तों चीज़ें बनाई जाएंगी, ज़्यादा बनेंगी तो उसका प्रभाव देश के जीडीपी पर पड़ेगा, जीडीपी पर। तो इसका फ़ायदा कहाँ से मिला? उदारीकरण से। और ये जो फ़ायदा है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है, आजीविका और इकोसिस्टम। तो ए पहले आएगा, और कर्सर कहाँ गया मेरा? हाँ, ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। अब इसके वाक्य बीच में योजक क्या आएगा वो देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद विशेषतः 1990 की शुरुआत में हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय विकास की गाथा इसी वर्गीकरण में आती है। आर्थिक उन्नति में बड़े पूंजीगत व्यय के माध्यम से नई पूंजी का निर्माण हुआ। इसके बावजूद समाज को आजीविका और इकोसिस्टम सेवाओं में होने वाले जो नुकसान वहन करने पड़े, उसकी कीमत लंबे समय तक होने वाले आर्थिक लाभ से ज़्यादा भारी होती है। हाँ, ये तो पहले ही पढ़ते ही हैं, ये तो परफेक्ट लग रहा है। भले ही आजीविका और नहीं, भले ही तो नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर पहले यहाँ पर लोगों के पैसा कमाने की बात हो रही है दोस्तों। कंपैरिजन आपको यहाँ इसलिए देखो ये दिखाया गया, पूंजी का निर्माण हुआ और यहाँ पर नुकसान की बात कर रहा है, तो कंपैरिजन वाला आएगा। बेशक से कंपैरिजन नहीं है, कई मामलों में कंपैरिजन नहीं आएगा, कि कई मामलों में समाज को आजीविका और इकोसिस्टम सेवा में होने वाले नुकसान वहन करने पड़ते हैं, उसकी कीमत लंबे समय तक होने वाले आर्थिक लाभ से ज़्यादा भारी होती है। अच्छा, हाँ, ये भी आ सकता है दोस्तों, आपका ए और डी आ सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, या दोनों में आइदर और वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं भी तो दिया गया ना ऑप्शन में।
इनमें से कोई नहीं का दोस्तों, ये भी तो आ सकता है ना आपकी कि सिंगल सिंगल तो कोई नहीं आएगा इनमें से, लेकिन आइदर और का ऑप्शन तो आ सकता है ना, या इनमें से कोई नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा, ये भी तो हो सकता है आपका कि उसमें कनेक्टर दिया भी ना गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहां कनेक्टर दिया ही ना गया हो, योजक शब्द दिया ही ना गया हो, बगैर योजक शब्द क्यों, क्या हो सकता है? कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग, वो बोलते हैं ना कंफ्यूजिंग, लोकल में बोलते हैं भाई ये चीज़ ना बड़ी कंफ्यूज कर रही है, तो भाई वही बात है कि कंफ्यूजिंग चीज़ हो रही है। आज़ादी के बाद से विषय सत्ता 1990 की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण के बाद, दोस्तों मैं हमेशा स्टेटमेंट को बार बार इसीलिए पढ़ता हूँ क्योंकि हमें जो संकेत जो मिलेगा उसको स्टेटमेंट से ही पढ़ने से मिलेगा, स्टेटमेंट पढ़ने से ही मिलेगा कि उदारीकरण के बाद भारतीय विकास की गाथा इसी वर्गीकरण में आती है। आर्थिक उन्नति में बड़े पूंजीगत व्यय के माध्यम से नई पूंजी का निर्माण हुआ। इसके बावजूद समाज को आजीविका और इकोसिस्टम सेवाओं में होने वाले नुकसान वहन करने पड़ते हैं, या कई मामलों में समाज को आजीविका और इकोसिस्टम सेवाओं में होने वाले नुकसान वहन करने पड़ते हैं। उसकी कीमत लंबे समय से होने वाले आर्थिक लाभ से ज़्यादा भारी होती है। हाँ 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 हाँ, डी 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 ही आएगा। डी दोस्तों क्यों आएगा आपका? क्योंकि हालांकि यहां पर पूंजी का निर्माण हुआ है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा भी हुआ है कि हमने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया और हमें वहां पर उसका वैसा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल पाया। एक समय ऐसा था दोस्तों जब हमारे भारतीय बाजार में भारतीय फ़ोनों की बहुत अत्यधिक जो थी वो डिमांड थी। एक समय में नोकिया फ़ोन की दुनिया पर राज करता था, उसके बाद इंडियन ब्रांड थे, स्पाइस था, लावा था, माइक्रोमैक्स था, और भी बहुत सारे ब्रांड थे दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा ब्रांड के नाम ध्यान नहीं, लेकिन जो मेरे दिमाग में मैंने बता दिया कि नोकिया, स्पाइस, ये क्या उसके, नोकिया, स्पाइस, लावा, माइक्रोमैक्स, ये दोस्तों इंडियन ब्रांड थे। एक समय पर इनमें बहुत सारी पूंजी लगाई गई, लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आया उसके हिसाब से ये कंपनियां गर्त में धंसती चली गई। अभी तो नोकिया तो थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, लेकिन इनमें से और भी कोई भी कंपनियां उतनी प्रॉपर ढंग से इंडियन मार्केट में रिकवर नहीं कर पाई। तो इसी का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि समाज को आजीविका और इकोसिस्टम सेवाओं में होने वाले नुकसान भी वहन करने पड़ते हैं। तो कई मामलों में इसीलिए यहां पर आपका शब्द डी आएगा। दोस्तों ये मैंने कोई पहले से, मतलब वो बोलते हैं ना कि रटा रटा है, मेरा कुछ पहले से रटा रटाया नहीं था, लेकिन मैंने वाक्य को पढ़ा और वहीं से समझा कि यहां पर एग्जाम्पल कौन सा अच्छे तरीके से पुट हो सकता है कि कि जो हमें नुकसान के बारे में बताए, और फोन के मार्केट से ज्यादा अच्छा नुकसान मैं नहीं बता सकता था। पढ़िए दोस्तों, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, पर कोई नहीं, मेन काम है कि हमें समझ आना चाहिए कि भाई जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो चीज हमें समझ आनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि हम इस वक्त एकजुटता के साथ कदम उठाने में नाकाम रहे तो हमें 2024 के नतीजों में विकृति देखने को तैयार रहना चाहिए। मतलब कि बदलाव, कुछ आज से अत्यधिक बदलाव हमें तब देखने को मिलेगा और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भगोड़े, प्लेटफॉर्म और भटकता पूंजीवाद हमारे चुनावों की गरिमा के लिए घातक हैं। सियासी नेताओं को जनता द्वारा मंजूर किए जाने के कवायद के लिए भी ये बड़ा खतरा है। ठीक है, भारत जवाबदेह टेक की आशंका रखता है। उदार और मुक्त स्वभाव वाली सभी समाजों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि सार्वजनिक दायरों को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, समावेशी भागीदारों को आगे बढ़ाने और खुद लोकतंत्र के बचाव के लिए ये कवायद अनिवार्य है। बी वाला आएगा दोस्तों या ए वाला पहले आएगा? अगर बी वाले को रख कर देखें कि भारत जवाबदेह टेक की आशंका रखता है, उदार और मुक्त स्वभाव वाली सभी समाजों का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक दायरों को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, मतलब कि भाई जो न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनको बढ़ावा देने, और समावेशी भागीदारी को, जो इंक्लूजन है, किसी भी तरीके का इंक्लूजन, उसको बढ़ावा देने और खुद लोकतंत्र के बचाव में आने के लिए ये कवायद अनिवार्य हैं। हम इस
वक्त एकजुटता के साथ कदम उठाने में नाकाम रहे तो हमें 2024 के नतीजों में विकृति देखने को तैयार रहना होगा। भगोड़े प्लेटफॉर्म व भटकता पूंजीवाद हमारे चुनाव की गरिमा के लिए घातक है। सियासी नतीजों को जनता द्वारा मंजूर किए जाने की कवायद के लिए भी ये बड़ा खतरा है। अच्छा, हाँ दोस्तों, बी पहले आएगा। अब बी पहले क्यों आएगा? क्योंकि यहां एक तो यहां पर फ्यूचर की बात कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि यहां पहले भाई जब भी हम कोई बात करेंगे तो फ्यूचर से पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे ना। तो ये क्या कह रहा है कि समावेशी भागीदारी को आगे बढ़ाने और खुद लोकतंत्र के बचाव के लिए कवायद अभी से अनिवार्य है। अगर अभी ऐसा नहीं किया गया, अब वाक्य की थीम पकड़ना, अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी विकृति देखने को हमेशा तैयार रहना होगा। तो पहले बी आएगा, फिर कनेक्टर आएगा और उसके बाद ए आएगा। अब कनेक्टर देखिए दोस्तों, कनेक्टर आएगा कौन सा इसमें कि भारत जवाबदेह टेक की आशंका रखता है। उदार और मुक्त स्वभाव वाले सभी समाजों का यही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, उदार और मुक्त स्वभाव वाले, ऐसा उनका उद्देश्य होना चाहिए। सार्वजनिक दायरों को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, समावेशी भागीदारी को आगे बढ़ाने और खुद लोकतंत्र के बचाव के लिए यह कवायद अनिवार्य है। अगर हम इस वक्त एकजुटता के साथ कदम उठाने में नाकाम रहे, अगर आएगा या फिर भी आएगा या मगर आएगा या परंतु आएगा। अब दोस्तों आप खुद ही यहां पर बता सकते हैं कि यह अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर हम इस वक्त एकजुटता से कदम उठाने में नाकाम रहे तो हमें 2024 में नतीजों में विकृति देखने को तैयार रहना होगा। एक ही शब्द यहां पर जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो आएगा वो आपका ए ही आएगा। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों ये वाली जो क्लास है मैंने अभी सुबह उठकर तैयार की है, स्लाइड बनाई है, कंटेंट बनाया है, ऑप्शन डाले हैं, सब कुछ अभी सुबह किया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं भी आपके लिए जब दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए तो क्या मतलब, मैं चाहता हूँ कि आप में से अधिकतर का सिलेक्शन हो जाए। मैं अपनी कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं सिलेक्शन का हकदार क्यों नहीं था, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी वीडियो पर बात करते हैं, एक छोटी सी वीडियो डालूंगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको जो खासी जिसकी वजह से मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आपको वैसा काम नहीं करना। अगर आपके साथ वैसा होता है तो आपको ज़रूर उस पर बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए और तभी तुरंत ही आपको बोल देना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और इस चीज़ का समाधान किया जाए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, बस नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी आपको मैं वो वीडियो उसमें ये बताऊंगा कि जो मुझसे गलती हुई वो गलती आप ना करें। और वो गलती मेरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं गलती का हकदार हो गया और उससे मुझे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। और वो क्या झेलना पड़ा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं वापस। बताइए दोस्तों क्या आएगा, कौन सा आएगा? बी पहले आएगा, ए पहले आएगा, कनेक्टर कौन सा आएगा, योजक शब्द कौन सा आएगा? आएगा या नहीं भी आएगा? आएगा तो आइदर और में आएगा, कैसे आएगा बताइए? बताइए दोस्तों, बताइए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बार बार स्टेटमेंट को पढ़ते रहिए, क्योंकि जो मिलेगा, जो संकेत मिलेगा वो स्टेटमेंट से ही मिलेगा। क्लू बोलते ना, क्लू कहां से मिलेगा दोस्तों? क्लू आपको यहीं से मिलेगा। संकेत जो मिलेगा वो स्टेटमेंट से ही मिलेगा। तो स्टेटमेंट को पढ़िए, बार बार पढ़िए। आपने मेरी शुरू से लेकर अब तक हमें एक ही चीज देखी होगी कि मैं बार बार स्टेटमेंट को ही पढ़ता रहता हूं। कोशिश करता हूं कि वहीं से कुछ ऐसे शब्द निकले और वहां हर एक वाक्य में ऐसा शब्द दिया गया होगा जहां से दूसरी चीज जुड़ती है, या हम एरर निकाल पाते हैं, या कुछ ऐसा निकाल पाते हैं, कुछ भी ऐसा कर पाते हैं जो आपका लॉजिकल हिंदी को लेकर जो होता है। इसीलिए इसी तरह दोस्तों आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी यही होता है कि आपको स्टेटमेंट को ही बार बार पढ़ना होता है, वहीं से आपको संकेत मिलता है। आई होप आपने पढ़ा होगा। चलिए पढ़ते हैं कि IQ एयर अनुसार 2021 में भारत का जो पर्टिकुलर मैटर जो था, जो पोल्यूशन का जो लेवल था वो 2.5 के स्तर पर था, जो WHO जो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है
के मार्गदर्शक मूल्य से 11 गुना ज़्यादा है। वर्ष 2021 में भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 63 शहर तो दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित स्थानों में काफ़ी ऊपर हैं। इनमें भी 10 भारतीय शहर जो टॉप 15 शहरों में आते हैं कि पूरे विश्व में जो 15 जो सबसे जो प्रदूषित शहर हैं उसमें से 10 शहर, ये हमारे लिए बहुत दोस्तों चिंताजनक बात है, बहुत सोचने की बात है और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत शर्म की बात है कि जो वर्ल्ड के जो सबसे प्रदूषित शहर जो 15 शहर हैं उनमें से 10 हमारे भारतीय शहर भी आते हैं। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा दोस्तों। ठीक है, भारत में करोड़ों लोग बेहद प्रदूषित हवा को भीतर खींचते हैं, जिसमें 2.5 पार्टिकल्स यानी कणों के साथ जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का समावेश होता है। बताइए दोस्तों, बी पहले आएगा, ए पहले आएगा? IQ एयर के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में PM जो पर्टिकुलर मैटर जो था वो 2.5 के स्तर पर था, जो WHO के मार्गदर्शक मूल्य से 11 गुना ज़्यादा था। ठीक है, वर्ष 2021 में भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश था। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 63 शहर तो दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित स्थानों में काफ़ी ऊपर हैं। इसमें भी 10 भारतीय शहर तो टॉप 15 शहरों में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में करोड़ों लोग बेहद प्रदूषित हवा को भीतर खींचते हैं, जिसमें PM 2.5 पार्टिकल्स यानी कणों के साथ ही जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के समावेश होता है। क्या आ सकता है दोस्तों? बी पहले आएगा, ए पहले? जहां तक दोस्तों मुझे पढ़ने से लग रहा है कि 15 शहरों में आते 2021 की जो रिपोर्ट की गई है और उसके बारे में 2.5 की बात यहाँ बताई और 2.5 का जो सत्र है उसके बारे में जो खासा जो एक्सप्लेन किया गया है वो यहाँ किया गया कि 2.5 में कौन कौन सी जो कण हैं वो आपके आते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है वो पास्ट में, यहाँ पर बात कर रहा है करंट में। तो दोस्तों इसके बारे में इसने पहले बता दिया कि 15 शहर भारत के आते हैं और उस 2.5 का जो लेवल है उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। तो ए पहले आएगा, बी आपका बाद में आएगा। अब योजक शब्द देखिए क्या आएगा, क्या आएगा या नहीं आएगा। IQ एयर के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में PM 2.5 सत्र था, जो WHO के मार्गदर्शक मूल्य से 11 गुना ज़्यादा था। वर्ष 2021 में भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 63 शहर जो तो दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित स्थानों में काफ़ी ऊपर हैं। इनमें से 10 भारतीय शहर तो टॉप 15 शहरों में आते हैं। लिहाजा भारत के करोड़ों लोग प्रदूषित हवा को भीतर खींचते हैं, लिहाजा नहीं। इसके अलावा भारत के करोड़ों लोग नहीं, एवं भारत के करोड़ों लोग नहीं, एक बार भारत के करोड़ों लोग नहीं, या इनमें से कोई नहीं 15 शहरों में आते हैं। भारत में करोड़ों लोग बेहद प्रदूषित हवा को भीतर खींचते हैं। इनमें से कोई नहीं आएगा दोस्तों, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ लग नहीं रहा है। तो इनमें से ऑप्शन आएगा जो वो क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट और लास्ट वाला देखिए दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश रही है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो उसका एक और एग्जांपल आपके सामने है, बताइए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलिए पढ़ते हैं कि दिया क्या गया है। इसमें लिखा गया कि विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 में एक सामाजिक गतिशीलता के सूचकांक का निर्माण किया, जिसमें 82 देशों को रैंकिंग दी गई और अर्थव्यवस्था में साझा अवसरों को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। यह सूचकांक किसी देश में सामाजिक गतिशीलता की 10
बुनियादों की समीक्षा उपयुक्त सूचकों के रूप में करता है, उपयुक्त सूचकों के रूप में करता है। इसकी जो समीक्षा है वो उपयुक्त सूचकों के रूप में करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा की सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक संरक्षण, उचित मजदूरी की दर और समावेशी पढ़ाई शामिल हैं। रिपोर्ट में आकलन किया गया है कि यूरोप में उत्तर और अमेरिका के ज़्यादा आमदनी वाले देश सामाजिक गतिशीलता के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, दक्षिण एशिया और सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित अफ्रीका के गरीब देशों जो विश्व आर्थिक मंच के सूचकांक के रैंकिंग में काफ़ी नीचे रहते हैं के लिए चिंता उत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आपको, अगर आपने मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ए ही पहले आएगा। वो ए पहले क्यों आएगा कि एक रैंकिंग दी गई है, उस रैंकिंग के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट में ये आकलन किया गया है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कौन सा शब्द आ सकता है कि विश्व आर्थिक मंच ने 2020 में सामाजिक गतिशीलता के सूचकांक का निर्माण किया, जिसमें 82 देशों को रैंकिंग दी गई और अर्थव्यवस्था में साझा अवसरों को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। यह सूचकांक किसी देश में सामाजिक गतिशीलता की 10 बुनियादों की समीक्षा उपयुक्त सूचकों के रूप में करता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा की सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक संरक्षण, उचित मजदूरी की दर और समावेशी पढ़ाई शामिल है। अच्छा, इसके साथ साथ ये शामिल है या अन्यथा ये शामिल है और स्वास्थ्य शामिल है। और तो जब आएगा ना जब इसके पहले भाई स्वास्थ्य, शिक्षाओं की पहुंच है और सामाजिक संरक्षण की बात है तब और आता। हालांकि तो नहीं आएगा, हालांकि का तो वही थोड़ा बहुत कहीं कंपैरिजन वाली बात होती है। एक ही शब्द जो मुझे लग रहा है वो इसके साथ साथ ही है कि समीक्षा उपयुक्त सूचकों के रूप में करता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा की सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक संरक्षण, उचित मजदूरी की दर, समावेशी पढ़ाई शामिल हैं। या हालांकि आएगा, समीक्षा उचित सूचकों के रूप में करता है, हालांकि इसमें ये शामिल हैं, रिपोर्ट में आकलन किया गया। हाँ 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 बिल्कुल दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों? हालांकि ए आएगा, डी आएगा कि ये सूचकांक किसी भी देश में सामाजिक गतिशीलता की 10 बुनियादों की समीक्षा उपयुक्त सूचकों के रूप में करता है। और वो सूचक हैं कौन से दोस्तों? यही वो सूचक दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा दोस्तों आपका ए ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगती है क्लास तो आप लाइक बटन पर प्रेस कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और दोस्तों बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंच पाए और आपका उससे फ़ायदा हो पाए। दोस्तों कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ सजेशन आप अगर देना चाहते हैं तो कुछ दोस्तों के कमेंट आते हैं, आप भी कीजिए, बताइए दोस्तों कि और क्या बदलाव करना चाहिए आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा चैनल है बैंक अधिकारी के नाम से दोस्तों, डबल आई अंत में लिखा हुआ है और यही हमारे चैनल का नाम है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप कुछ मैसेज करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये हमारा ग्रुप है, आप यहाँ बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी बात चल रही है, कुछ आपके मन में कुछ डाउट है तो आप यहाँ बता सकते हैं। वहाँ और जो भी दोस्त हैं तो बहुत कम ही, बहुत चुनिंदा लोग हैं वहाँ पर, तो वो कोशिश करेंगे। और उस ग्रुप में मैं तो हुई हूँ और दोस्त नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, निपटारा हो, आपको कोई भी समस्या ना आ पाए। और दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर बहुत जल्दी मैं कराने वाला हूँ। लाइव का मुझे थोड़ा सा नेट का इशू है, तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव ना होने की बजाय रिकॉर्ड करके ही डाल सकूँ। और अगर ऐसी सुविधा हो पाई कि मैं लाइव करा सकूँ तो मैं लाइव करा पाऊँगा, और नहीं तो दोस्तों मैं मॉडल टेस्ट पेपर को रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। आप उसको देखते रहना, पढ़ते रहना दोस्तों उसको। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं दोस्तों वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी।
नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बदलते मौसम में इंसान का बीमार होना लाजमी है, तो इससे अपने खुद को बचाए रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।